हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपको ध्यान होगा हमने जो लास्ट लेक्चर किया उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल हमने कंप्लीट एक्सप्लेन किए थे, फ्यूल सेल की डेफिनेशन की थी। आज हम फ्यूल सेल का एग्जांपल करेंगे। फ्यूल सेल जैसे हमने बताया था क्या होता है, फ्यूल सेल वो सेल है जो कंबशन एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। द डिवाइस which convert combustion energy of a fuel। वो फ्यूल क्या हो सकता है, वो हमारा H2 हो सकती है, मीथेन हो सकती है, मिथेनॉल हो सकते हैं, लाइक दिस। उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगा, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंबशन एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। हमने ये भी बताया था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। हमने बताया था जो कंबशन है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन की टाइप है। इसको देखते हैं कैसे होता है। सपोज ये हमारा एक सेल की हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो किसके हैं, ग्रेफाइट की हैं, पोर्स कार्बन, इसमें पोर्स होंगे और जिसके अंदर हम स्टेबल कैटलिस्ट भर देंगे। ये दो क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं। किसकी हैं, कार्बन, कैसा कार्बन, पोर्स कार्बन, जिसके अंदर फिल कर देंगे विद स्टेबल कैटलिस्ट, दोनों के केस में। और वो कैटलिस्ट भी क्या लेते हैं, जनरली हम लेते हैं या तो प्लेटिनम या पैलेडियम या निकल। मैंने यहीं पर डाल दिया। इनके बीच में हम क्या लेते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या लेते हैं, जनरली या तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे NaOH या KOH, NaOH या KOH ले लेंगे। अब जो ये सेल है ये कहां पर ज्यादा यूज होता है, ये अपोलो मून फ्लाइट्स हैं उसमें यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो ये फ्यूल है वहां के 11 डेज स्पेस के ऑपरेशन के लिए 200 kg सफिशिएंट है ये फ्यूल। इसके बजाय अगर हम बाकी फ्यूल्स के बाकी जनरेटर्स के साथ भेजते तो हमें सैकड़ों टन फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती, जबकि ये 200 kg सफिशिएंट है। दूसरा, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, जो अभी हम रिएक्शन करेंगे, तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा, वाटर आएगा, जो वहां जो एस्ट्रोनॉट होंगे उनके यूज में काम आ जाएगा। अब वो इसमें रिएक्शंस क्या होंगी, एट एनोड, एनोड पर क्या लेंगे हम, H2 गए ये गैस और यहां O2 गैस फिल करते हैं हम। ये हमने बता दिया, ये जो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड से पोर्स है इनमें, और जिसमें हमने फिल किया है प्लेटिनम एंड पैलेडियम। अंदर जो हमने लिया वो NaOH या KOH सॉल्यूशन लिया है। तो एट एनोड, एनोड पर क्या है हमारा H2 है जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। उसके साथ क्या आएंगे हमारे OH नेगेटिव आएंगे, 2H2 और 4OH नेगेटिव मिलके हमें ये दे देंगे 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। एट कैथोड क्या होगा, कैथोड पर हमारी O2 है, उसके साथ क्या जाएंगे हमारे यहां से वाटर मॉलिक्यूल आएंगे और ये मिलके देंगे हमें OH नेगेटिव। कैसे बनेगा ये, 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा ये और 2H2 यूज हो जाएंगे, कुल मिला के 4OH नेगेटिव दे देंगे। बैलेंसिंग भी कर दी मैंने साथ के साथ। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखें, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, 2H2 प्लस O2 ये मिलके देगा हमें, क्योंकि देखो 2H2 उधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, OH इधर कट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, इधर बचेंगे हमारे 2H2O। ये ओवरऑल रिएक्शन है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। एडवांटेज क्या है, हम ये फ्यूल सप्लाई करते रहें, जैसे H2O2 है तो ये, अगर हमारा मीथेन या मिथेनॉल वगैरह है तो वो फ्यूल सप्लाई करते रहें और इसकी मेंटेनेंस रखे तो सेल कभी डेड नहीं होगा।
दिस सेल विल नेवर डेड। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई इलेक्ट्रोड उसका डीके हो जाएगा या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होना है। दूसरा, अगर हम इसको 70 to 140 डिग्री सेल्सियस पर अगर ऑपरेट करें तो ये 0.9 वोल्ट का एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देगा। इसके अलावा इसकी अगर हम थ्योरेटिकल वैल्यू निकालें तो 100% इसकी एफिशिएंसी आएगी। प्रैक्टिकली ये तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली भी अगर हम निकालेंगे तो 60 to 70% एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी कितनी होगी? 60 to 70%, जो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट। कैसे? थर्मल पावर प्लांट में पहले हम हीट प्रोड्यूस करेंगे, उससे वाटर को गर्म करेंगे, उसके जो स्टीम्स होंगे उनसे टरबाइन रोटेट करेंगे एंड सो ऑन, तो उनकी एफिशिएंसी 40% से ज़्यादा आ ही नहीं पाती है, लेस देन 40% है, और इसकी 60 to 70%। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करेंगे थर्मल पावर प्लांट, इसमें प्रोडक्ट भी क्या हमारा वाटर है, दैट इज नॉट ए पोल्यूटेंट, ये भी फायदा है। अब दिक्कत क्या आएगी इसके केस में? चलो ये तो हमने सारे फायदे देखे। दिक्कत पहली तो क्या है कि इसमें हमने जो फ्यूल यूज किया है वो गैसेज यूज की हैं जिनको लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर भी हो जाए उस केस पर हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि गैसेज को हैंडल करना ऑलवेज डिफिकल्ट टास्क है। दूसरा, इसके अंदर जो हमने कैटलिस्ट यूज किए हैं वो प्लेटिनम और पैलेडियम जो हाईली कॉस्टली होंगे, ये इसके केस में मेन डिसएडवांटेज है। दूसरा, इसके जो NaOH और KOH यूज किए हाईली कोरोसिव है नेचर में, जिसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। ये तो था हमारा फ्यूल सेल। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो कोरोजन। कोरोजन कोई नई टर्म नहीं है, सभी फेमिलियर हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा है आप लोगों ने, 9th क्लास में भी और छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा जरूर। कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन से फैक्टर उसको बढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं पहले भी। उन्हीं का एक ओवरव्यू मैं यहाँ दे देता हूँ। कोरोजन क्या होगा? कोरोजन होता है स्लोली ईटिंग अप, continuous process है of slowly eating up या डीके कह दो, डीके ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल गैसेस एंड इन्वायरमेंट। यू में से वो क्या हो सकती हैं? वो O2, सल्फर के ऑक्साइड्स या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इनके वजह से स्लोली ईटिंग अप। इसका एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका एक एग्जांपल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। थोड़ा सा इसकी थ्योरी कर लेते हैं, कैसे आया है ये रस्ट, कैसे होती है। इसका मेन कारण क्या है? जब ये मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में आता है तो ये रस्टिंग होती है, अगर ये वैक्यूम में होगा तो रस्टिंग नहीं होती है। ये हम इसके फैक्टर और प्रिवेंशन में भी पढ़ेंगे। जैसे सपोज हमारा H2O है, अगर CO2 के कांटेक्ट में आएगा, वहाँ पर ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, तो ये H2CO3 बनाएगा, जो किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइट का। ये किस में टूटेगा? ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा और ये इजीली टूट सकता है हमारा 2H पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव। अब O2 भी प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस में ये जो H पॉजिटिव आयन है ये Fe के साथ रिएक्ट करके इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखूं, ऑक्सीडेशन लिखूं तो प्लस में लिख देना 0.44 वोल्ट, और अगर मैं रिडक्शन लिखता इसका तो क्या आता? -0.44 वोल्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ तो ये किसका काम करेगा? एक्ट एज एनोड, क्योंकि जो कोरोजन है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन ही है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह एक रिएक्शन हुई है, इसीलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसको। तो कैथोड पर क्या है? हमारी O2 जो गैस बच गई थी वो, वहां पर और भी क्या है? H पॉजिटिव आयन है, जिनके साथ मिलके क्या बनाते हैं, और साथ में क्या लेंगे? ये
इलेक्ट्रॉन्स भी लेंगे और ये मिलके हमारे बनाते हैं H2O। बैलेंसिंग आप कर सकते हो। ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन में यहाँ से डालूं और 2 H लूँ तो ये बैलेंस नहीं होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन 2 आने हैं तो हमने यहाँ 4 ये लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे यहाँ पर 2H2O, 4HO2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलके 2H2O दे देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये क्या हो गया, इट एक्ट एज कैथोड, ये कैथोड का काम करता है। ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो क्या बनती है, Fe2 तो O2 और यहां पर H2O, ये मिलके हमें देते हैं Fe2O3 प्लस H पॉजिटिव आयन आ जाएंगे जो भी बचेंगे। बैलेंसिंग कर लो, Fe2O3, O3 कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर O3 के 3 आगे और यहाँ पर बच गए 2H पॉजिटिव, Fe2O3 और 2H पॉजिटिव निकल गए। अब जो ये बना है Fe2O3, ये हाइड्रेटेड हो जाता है, जो वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है उसकी वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3.XH2O। ये टोटली डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहां पर कितने मॉइस्चर है उसके ऊपर। यहां से क्या हो जाती है हमारे आयरन की रस्टिंग। ये एक एग्जाम्पल है कोरोजन का, बाकी मेटल्स का भी होता है कोरोजन, ठीक है। अब जो मेटल जितनी ज्यादा एक्टिव है उतना ज्यादा कोरोजन करेगी, वो इजीली एनोड का काम करेगी। तो अब फैक्टर कौन से हैं जो कोरोजन को बढ़ाएंगे, तो फैक्टर अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, रस्ट का ही फॉर्मूला लेके चलें, तो अगर हम आयरन के ऊपर ऑब्जर्व करें तो सबसे पहला फैक्टर तो है उसके अंदर इम्प्योरिटीज कितनी है। जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी होंगी मेटल के अंदर उतना जल्दी कोरोजन होगा उसका। अगर वो प्योर स्टेट में है तो कोरोजन कम होगा। तो पहला फैक्टर क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटीज जितनी ज्यादा कोरोजन उतना ज्यादा। दूसरा फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, इससे पहले भी डाल सकते थे हम उसको, नेचर ऑफ मेटल उस पर तो डिपेंड करेगा ही भाई, वो कितनी एक्टिव है। एक फैक्टर क्या होगा हमारा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब उसके आसपास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, एसिड, बेस, सॉल्ट, तो क्या होगा, इसके रिएक्शन को कैटालाइज कर देगा, एनोड जल्दी काम करेगा, जिसकी वजह से रस्टिंग या जो भी कोरोजन है वो ज्यादा होगा और जल्दी होगा। और क्या फैक्टर हो सकता है यहाँ पर, एक फैक्टर और होता है यहाँ पर, दैट इज स्टेन। देखा होगा आयरन में जहां पर कोई खिंचाव है, बैंड है, कट है, वहां पर जल्दी कोरोजन होगा। तो जो स्टेन है, स्टेन या कट वगैरह है, वो भी कोरोजन को बढ़ाते हैं हमारे। गॉट इट। ये कुछ फैक्टर्स थे जिनसे कोरोजन बढ़ता है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ये भी काम करते हैं। अगर एयर ना हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, अगर वैक्यूम में हो ये आयरन तो उसका कोरोजन नहीं होता। ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब हमारा है कि कैसे प्रिवेंट करें, ये सभी तुमने छोटी क्लासेज में पढ़े थे, वही चीज जा रही है। प्रिवेंशन कैसे है, पहला तो हम क्या कर सकते हैं, पहला फैक्टर तो बैरियर। बैरियर मेथड में क्या लेंगे हम, उसके जो सरफेस है उसको हम एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ही ना आने दें। उसके लिए क्या करें, पेंट लगाएं, वर्निशेस लगाएं, या उसके ऊपर हम कोई ऑयल वगैरह लगाएं, किसी चीज की कोटिंग इस टाइप की कर दें, तो क्या होगा, बैरियर मेथड। अब इसको अलग अलग नहीं कि पेंट लगाना एक, फिर हम लिखे ऑयल लगाना दूसरा, ग्रीस लगाना तीसरा, नहीं, ये एक मेथड हो गया, ठीक है, बैरियर में। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, कोई सैक्रिफाइल मेटल यूज कर दें, उससे ज्यादा एक्टिव मेटल अगर उसके ऊपर कोटिंग कर रहे हैं, एक्टिव मेटल रखें, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं एनोड का काम वो जो दूसरी मेटल है जो ज्यादा एक्टिव है वो करेगी, ये हमारा सेफ हो जाएगा। इसके अलावा क्या है हमारा, इसके अलावा हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस यूज करते थे, उसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करते थे, उसके अलावा हम किसी, आजकल तो बहुत सारे एंटी रस्ट सॉल्यूशन लगा के भी सेफ कर सकते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इसको अच्छे से लर्न करो, प्रॉपरली इसके नोट्स बनाओ, जो डाउट्स आए वो पूछ सकते हो। थैंक यू।